सर्दियों के अंदर आपको पता है ठंडे पानी को हाथ लगाते हुए भी तकलीफ होती है और ख़ास तौर पे उसका सोच के भी एकदम से इंसान परेशान सा हो जाता है। अब जैसे कि हमारा एक प्रोफेशन है, इसमें हम लोग मेकअप वगैरह करते हैं, तो मेकअप रिमूव करने का दिल नहीं करता जी ठीक है, कुछ ख़वातीन भी ऐसे होती हैं जब एक इवेंट से होके आई हैं उसके बाद वो कहती हैं कि जी दिल नहीं कर रहा मेकअप रिमूव करने का। आप प्लीज़ कॉफ़ी भी लें साथ साथ। अच्छा, तो उसका हल क्या है? क्या हम मेकअप के बाद जो है धोए बगैर उसको क्लेंस किए बगैर सो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही है। अच्छा, आपने मुंह धोए बगैर, क्लेंस किए बगैर आपने नहीं सोना। क्यों? क्योंकि हमने इतनी मतलब जो प्रोफेशनल जिनके प्रोफेशन ऐसे हैं, उन्होंने बेस लगाई हुई है, कुछ भी लगाया हुआ है, वो आपकी फेस के ऊपर लगी हुई है, आपके जितने भी पोर्स हैं वो क्लॉग कर रही है, आपके पोर्स क्लॉग कर रहे हैं। ऊपर से जो आपने मेकअप लगाया हुआ है, ये सारा आपकी एक्नी को आप मौका दे रहे हैं एक्नी को कि आपके चेहरे के ऊपर आए। आपने अच्छी सी क्लेंजिंग करनी है। हर घर में गीज़र लगा है, अगर नहीं है थोड़ी देर के लिए पानी थोड़ा सा नीम गर्म कर लें, लेकिन आपने अपना मेकअप उतारना है और अच्छा क्लेंस करें। जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, मैं उनको अच्छे क्लेंजर्स देती हूँ ताकि कॉटन से, जिनके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड होता है, अपनी स्किन को क्लेंस करें और उसके बाद आप अपनी नाइट केयर रूटीन करें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। अच्छा, और क्लेंजिंग के लिए ये जो ऑलिव ऑयल का आपने जिक्र किया, कोकोनट ऑयल का जिक्र किया, इससे भी क्लेंजिंग हो जाती है? नहीं, इससे क्लेंजिंग नहीं करनी, ये आपकी ड्राइनेस की इश्यूज को खत्म करेगा। क्लेंजिंग जो करनी है उसके लिए हम कुछ क्लेंजर जो टोनर्स बताते हैं, स्पेसिफिकली जिनकी जिनकी एक्नी स्किन है उसके लिए मैंने आपको बताया 2% सैलिसिलिक एसिड लें, उससे बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि पहले तो इतना फैशन नहीं था पाकिस्तान में या बाहर भी, अब हर जगह कोई ना कोई बंदा आपको मिलता है जिसने कुछ ना कुछ प्रोसीजर करवाया हुआ है, कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, और ख़ास तौर पे वो एंटी एजिंग कुछ इंजेक्शंस भी लोग यूज़ कर रहे हैं। ये ज़रा लोगों को बताएं आप कि क्या ये सेफ़ हैं? अच्छा, इसमें एंटी एजिंग का, इंजेक्शंस का, और हम कुछ बूस्टर्स लगाते हैं। देखिए, मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ कि जब आप 25 की एज को पहुँच जाते हैं तो आपका हर साल जो है वो 1% कोलेजन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जब आप 30 to 35 की रेंज में होते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एटलीस्ट कुछ नहीं करवाना तो माइक्रो नीडलिंग करवाएं ताकि आपका जो कोलेजन है वो बूस्ट अप होना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आप नहीं करवाएंगे तो व्हेन यू विल रीच एट 40 और 42 आपके ऊपर एजिंग के साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 30 to 35 की ब्रैकेट में माइक्रो नीडलिंग लाजमी करवाएं। फिर जब 35 to 40 की ब्रैकेट में मेरे पास पेशेंट आता है, उसको हम कहते हैं कि कोई ऐसे बूस्टर्स लगवाएं जिसके बाद अब आपका कोलेजन प्रोड्यूस होना शुरू हो। उसमें हम हमेशा पेशेंट को कहेंगे 3 महीने बाद या 6 से 8 महीने तक आप एक अच्छा PDRN लगवा लें या आप कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड लगवा लें ताकि आपका कोलेजन, क्योंकि अब देखिए विद एज आपका कोलेजन डिक्रीज होना शुरू हो गया, एंड स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, हम इसका ख्याल ही नहीं रखते। मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ देखिए आप 40 के बाद जब हम आपको कह देते हैं कि हाँ 40 के बाद अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें, अपने किडनीज के, लीवर्स के टेस्ट करवाते रहा करें, इसी तरह अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। इनके स्किन को भी ऐड कर लें उसमें, स्किन को ऐड करें। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास 40 में पेशेंट आएंगे ना, आप कहेंगे अब मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, अब झुर्रियाँ आ गई हैं, तो अब कुछ करके दें। फिर हमें उनके लिए फिर वहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। तो व्हाई नॉट कि आप अपनी स्किन का ख्याल 30 से ही रखना शुरू कर दें ताकि 40 तक आपकी एजिंग आए ही ना, वो डिले हो जाए। और जब आप रखते हैं बहुत मैं कोई एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स के लिए नहीं कह रही, सिर्फ माइक्रो नीडलिंग की तरफ जाएं। 30 to 35 में कुछ अच्छे जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोगों को जिसका फाइनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है वो नहीं कर पाते हैं, उनको फिर हम कुछ सीरम्स और कुछ सन ब्लॉक के लिए कह देते हैं कि एटलीस्ट ये करें, और कुछ भी नहीं करना तो एटलीस्ट माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं। ये जो आपने एज ब्रैकेट बताई है ना, इसमें लड़का भी और लड़की हो, उसकी शादी हो चुकी होती है। अच्छा, शादी हो और उसके बाद जो है वो उसकी अपने पे तवज्जो खत्म कोई नहीं होती। और उसके बाद फिर ऐसे वो एजिंग नजर आ रही होती है। अच्छा, उसमें एक जो पीरियड आता है ना 30 to 40, उसमें नहीं होती, लेकिन जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनके फिर 40 to 45 की रेंज में हमारे पास फीमेल्स भी आती हैं और मेल्स भी, फिर होश आता है। फिर आता है कि अब डॉक्टर अब क्या करें, अब अपना चेहरा देखते हैं तो अब वो ढलका हुआ लगता है और बूढ़ा बूढ़ा लगता है। तो उसके लिए फिर जाहिर है फिर 40 to 45 के लिए फिर हम थ्रेड्स की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को, क्योंकि अब हमने पेशेंट का कोलेजन बूस्ट अप करना है। जितना कोलेजन और इलास्टिन टाइट होगा उतनी स्किन टाइट होना शुरू होगी। अच्छा, इस जो एंटी एजिंग इंजेक्शंस हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? क्योंकि वो एक रेफरेंस भी मैं कोट करना चाहूँगा, ये कांटा लगा गर्ल, जो सेंसेशनल गर्ल वो ग्लूटाथायोन का उन्होंने कहा था, तो उनके बारे में भी ये सुना था कि वो ये इंजेक्शंस लगवा रही थी, उस दिन शायद उन्होंने कोई नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, कुछ रिजेक्ट कर गया। अच्छा, उधर मैं इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ पे वो करूँगी। क्यों? क्योंकि शी वाज एपिलेप्टिक पेशेंट, वो एपिलेप्टिक पेशेंट थी और उनकी भी मेडिसिन वगैरह वो लेती थी। क्यों? क्योंकि ग्लूटाथायोन है वो एकदम आपका हार्ट फेलियर नहीं करता।
ग्लूटाथियोन हम पेशेंट को जब कहते भी हैं तो हमने एक सेफ डोज रखी हुई है जो 600 to 1200 mg है, और उससे ऊपर हमने एक्सीड नहीं करना। अगर आप वाकई में एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे वो इससे ऊपर आपको एक्सीड नहीं करेगा। दूसरा ये कि हमने कुछ हिस्ट्री लेनी होती है कि पेशेंट को ग्लूटाथियोन लगनी भी चाहिए कि नहीं, मेडिकल हिस्ट्रीज लेनी है हमने, ठीक है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, हम नहीं लगाएंगे। आप प्रेगनेंसी में नहीं लगवा सकते, लैक्टेटिंग मदर्स नहीं लगवा सकती, या किसी को कोई मेडिकल हिस्ट्री है हमने उनको नहीं लगवानी, जिस तरह उनको एपिलेप्सी की हिस्ट्री थी, ठीक है। उसके अलावा फिर जब हमने किसी को कोई मेडिकल इशू नहीं है, फिर भी हमने उनके LFTs और RFTs पे नज़र रखनी है, मतलब कि गुर्दों के टेस्ट पे और जिगर के टेस्ट पे, क्योंकि ये दवाई है वो यहाँ से पास होती है। अगर तो वो ठीक है, हर 2-3 हफ्ते के बाद ठीक है, तो फिर आप ये ले सकते हैं। लेकिन उस पर भी आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि अब मेरा ये कलर था, ये 1 लाइट टोन कर देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और इस पे पेशेंट मेरे पास काफ़ी दफ़ा ऐसे आते हैं कि अब बहुत डार्क कम्प्लेक्शन है, इसको बहुत गोरा कर दें। उनको भी एक काउंसलिंग करना कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें स्किन दी है ये हमारी लिए नेमत है। क्योंकि आपने देखा है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत फेयर हैं, वो स्किन टाइप 1 और 2 में फॉल करते हैं, और उनकी स्किन के ऊपर स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म, मतलब अल्लाह ताला ने जो हमें मेलेनोसाइट्स दे दिए हैं, वो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारा वो पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो स्किन पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो इस तरह के पेशेंट आते हैं उसको फिर इस तरह की काउंसलिंग करना कि नहीं, आपकी यही स्किन है, यही अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये आपको विरासत में मिली है। हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि स्किन ग्लो करनी चाहिए, स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई एक्नी नहीं होनी चाहिए, एक्नी स्कार नहीं होना चाहिए। अभी आपने एक एग्जांपल कोट की थी कि एक खातून जो थी वो आई शादी से हफ्ता पहले और उसके मामलात बिगड़ चुके थे स्किन वाले। ये हमें बताइए, क्योंकि जब भी शादी की बात आती है तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पहले करवाने होते हैं, या इवन के रिश्ता भी जब चल रहा होता है उस वक्त भी करवाने होते हैं। तो कितना रिजल्ट के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है? शादी से कितने पहले जो है कोई ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है? आपने, अगर आपकी शादी करीब है तो आपने लाजमी 6 महीने पहले डॉक्टर के पास आ जाना है, और शादी से 10 या 15 दिन पहले मैं मना कर देती हूँ कि अब कुछ नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, और 2-3 दिन पहले तो कुछ भी नहीं करवाना कि आपकी स्किन के को इतना टाइम हो कि वो ठीक हो सके। हाइड्रा फेशियल भी मैं कहती हूँ, अगर कार्बन लेज़र फेशियल भी करवा रहे हैं वो भी 2-3 दिन पहले करवा लें। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सटेंसिव प्रोसीजर, माइक्रो नीडलिंग भी आपने शादी से 10 दिन पहले छुड़वा दें, कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन 6 महीने पहले आपने शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, डलनेस है, आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आए, माइक्रो नीडलिंग चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी फिर हम 2-3 सेशन की तरफ लेके जाएंगे। हर सेशन में हमने 3 हफ्ते से 4 हफ्ते का गैप रखना है, तो आप इतना करवा लें। आप हमारे पास इस टाइम पे आएँ तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। पेशेंट क्या करेगा, हमारे पास आएगा 1 हफ्ता पहले और लगा रहा होगा मिक्स क्रीम लगा के चेहरा ख़राब कर लेगा। 1 हफ्ता पहले आके कहेगा अब हमें जो सिंड्रेला बना दें या मुझे स्नो वाइट बना दें, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर वहाँ पे पेशेंट का सिर्फ हमारे पास इतना टाइम ब्रैकेट होता है कि जो उसके स्किन के ऊपर रिएक्शन आया है हम सिर्फ उसको ख़त्म कर पाएँ। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी स्किन को बिल्कुल टोटली ठीक कर दें। सही। और ये जो मेकअप के बहुत से पार्लर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, और आपको पता है इतने पैसे वो लोग लेते हैं। फिर जब उनसे कहा जाता है कि एक मेकअप के एक इवेंट के इतने पैसे, वो कहते हैं साथ में कुछ चीज़ें जो है गिनवा भी देते हैं कि जी हम आपको ये चीज़ें, ये प्रोसीजर्स भी हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि कुछ दिन पहले तक कोई प्रोसीजर नहीं करवाना चाहिए? नहीं। अच्छा, जो मेकअप वाले होते हैं, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क एक ऐसा है जो इसमें सैलून वालों ने भी हाइड्रा फेशियल रखा हुआ है, सैलून वालों ने बाकी मशीन्स भी रख ली हैं, जबकि बाहर आप कंट्रीज़ में देखें तो ये इट्स नॉट अलाउड कि आप पार्लर्स में या सैलून्स में रखें। अपना जो भी स्किन केयर करवाएं, आप लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो स्किन डॉक्टर है या अच्छा एस्थेटिशियन है, स्पेशलाइज्ड हो, और उसको इस चीज़ में तजर्बा हो, आपने उससे करवाना है। और पार्लर में जिस तरह आप मेकअप और जिस तरह दूसरे काम होते हैं वो तो ज़ाहिर है आपने उन्हीं चीज़ों में तभी करवाने हैं, लेकिन कोई भी प्रोसीजर आपने अपनी स्किन को 1 हफ्ता पहले मत छिड़वाएं। ठीक है। अच्छा, आजकल जो PRP चली हुई है बहुत ज़्यादा, बल्कि अब तो एक और चीज़ आ गई है कि एक्सोसोम भी आ गया, तो जरा इसको डिफाइन करें आप कि PRP और एक्सोसोम में फ़र्क क्या है और क्या करवाना चाहिए? अच्छा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं कहती हूँ। अच्छा, PRP क्या है? PRP जैसा मैंने कहा ना कि आप अगर कुछ भी नहीं करवाना तो PRP शुरू करवा दें। उसमें क्या है, हमने आप ही का ब्लड लेना है, उसमें से प्लेटलेट्स को हमने अलग कर लेना है, आपके प्लाज्मा को हमने अलग कर लेना है। अब उसके अंदर बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स रखे हुए हैं। अब आप इवन ये देखिए कि PRPs जो हैं वो ऑर्थो में
आपका किसी को घुटने का दर्द है, कहीं पर भी है, वहाँ पर भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर हैं, इससे बहुत अच्छा आराम आता है। यही हम पेशेंट को सेंट्रीफ्यूज करके उन्हीं के स्किन के अंदर डालते हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। आपकी फाइन लाइन्स को ठीक करता है, रिंकल्स को ठीक करता है, पिगमेंटेशन को ठीक करता है, एक्ने स्कार्स को ठीक करने में मदद करता है। आप लेते रहें। बाकी जो आपने बात की एक्सोसोम, एक्सोसोम जो है वो न्यू ट्रीटमेंट है, इट्स स्टेम सेल थेरेपी, और ये अभी FDA अप्रूव नहीं है, लेकिन हाँ हम लगा रहे हैं। इसकी हमने हिस्ट्री लेनी है पहले पेशेंट की, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उसमें क्योंकि ये अभी FDA अप्रूव नहीं है, इसलिए हम उनको मना कर देते हैं कि एक्सोसोम की तरफ मत जाएँ। किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, हम उनको लगाते हैं और ये आपकी स्किन को, अब इसकी स्टेम सेल है, इसने करना क्या है, देखिए विद एज हमारे जो सेल टू सेल सिग्नलिंग है ना वो कम हो जाती है। ओके। आपके सेल्स हैं वो एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं कि काम प्रॉपर करें, विद एज वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करेगा कि ये अंदर जाके वो सेल टू सेल सिग्नलिंग को, हाँ वो स्किन भी सुस्त हो गई है, हाँ काम करने को सर्दियों में काम करने को दिल नहीं कर, इन्होंने अंदर जाके सिग्नलिंग को तेज करना है कि कोलेजन है उसको जल्दी प्रोड्यूस किया जाए, मतलब इस तरह की सिग्नलिंग करेंगे और उसकी वजह से फिर आपके चेहरे पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हेयर पे भी ये यही काम करते हैं। आपने मर्दों का गंजपन देखा होगा, बहुत ज़्यादा है, हम उनको भी ये स्टेम सेल लगाते हैं ताकि सेल टू सेल सिग्नलिंग तेज़ हो। लेकिन जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है ना, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक्सोसोम लगवा लें, आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, आप कुछ भी करवा लें, लेकिन आपने पीछे उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझें। अगर आप अपनी रूटीन में मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड नहीं रखेंगे, आपके बाल वापस नहीं आएंगे, वो फिर गिर जाएंगे। क्योंकि जो मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है उसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी और चल रही है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आएंगे, डॉक्टर ये तेल लगा रहा हूँ, ये तेल लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाल वापस नहीं आ रहे। बायोटिन भी खा रहा हूँ, बायोटिन की आपको पता है कि हाइप बहुत है हमारे कंट्री में, मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे बाल वापस नहीं आ रहे। फिर वहाँ पर उनको समझाना, भाई आपने मिनॉक्सिडिल लेना है, आपने फिनेस्ट्राइड लेना है ताकि आपके बाल वापस आएँ, और ये आपने लाइफ लॉन्ग लेना है, ताकि क्योंकि वो बंद करेंगे वो एंजाइम फिर एक्टिव हो जाएगा और वो फिर से बाल गिरना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा अक्सर लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लेते हैं, 3 साल हेयर ट्रांसप्लांट निकालेगा, 4 साल निकालेगा, 4 साल बाद फिर वही पैथोफिजियोलॉजी शुरू हो जाएगी, बाल गंजपन फिर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने ये चीज़ें कम्बिनेशन में साथ साथ रखनी।